हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्बिट्रेशन के एक टॉपिक से शुरुआत करते हैं। और आर्बिट्रेशन में सबसे पहले हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आर्बिट्रेशन होता क्या है और आर्बिट्रेशन की डेवलपमेंट कैसे हुई, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में इसका क्या रोल है। ये सब चीज़ें आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आप एग्जाम में इसका इंट्रोडक्शन में लिख भी सकते हैं कि जब भी सोसाइटी में डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं तो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हमारे पास दो अथॉरिटीज होती हैं। या तो हम बाय कोर्ट उसको डिस्प्यूट को सेटल करते हैं या फिर हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। कहने का मतलब ये कि कभी भी दो लोगों के अंदर डिस्प्यूट होगा तो लीगल तरीके से दो ही तरीके होते हैं हमारे पास डिस्प्यूट को सेटल करने के। नंबर वन इज बाय कोर्ट एंड नंबर टू इज आउट ऑफ कोर्ट। तो जब भी डिस्प्यूट होगा तो इन दोनों के जरिए हम सॉर्ट आउट करेंगे। बट टाइम के साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे कोर्ट्स में बुरा हाल होने लग गया। हम में से कोई भी इस चीज से ना नहीं कर सकता कि कोर्ट में बहुत सारे लिटिगेशन पेंडिंग हैं, कोर्ट के पास टाइम कम है, कोर्ट के पास प्रोसीजर्स जो उसके हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, कोर्ट में पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, डिलेड प्रोसीजर है और इन्हीं वजह से कोर्ट में जो लिटिगेशन है वो काफ़ी पेंडिंग रहती है। 10-10, 20-20 साल पुराने केसेस आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। और अगर हम देखें तो कुछ ऐसे केसेस भी हमारे सामने देखने को आते हैं कि जिस दो लोग जो डिस्प्यूट के लिए वहाँ कोर्ट में लगे हुए हैं वो उनकी खुद की डेथ हो जाती है बूढ़े हो के, बट उनका कोर्ट में आज तक फैसला नहीं हुआ। ये सब किस वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट में इतने पेंडिंग केसेस हैं, इतना लटकाते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लोग इस चीज के खिलाफ है। उनको ऐसा लगता है कि हमें फास्ट डिसीजन चाहिए, तो उनकी इस जरूरत के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट शुरू हुआ। क्योंकि कहते हैं ना हम लोग की नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जरूरत पड़ती है तो ही कोई ना कोई नया इन्वेंशन होता है। तो वही चीज हुई कि हमारे यहाँ पर डिस्प्यूट ज्यादा होने लग गए, लिटिगेशन पेंडिंग होने लग गई, तो फिर हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट शुरू किया। और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना, बहुत मेडिवल और प्री मेडिवल टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट है। बट इसका टाइम के साथ साथ नाम चेंज होता चला गया। प्री मेडिवल में उसको कुछ और कहते थे, मेडाइवल पीरियड में कुछ और बोलने लग गए, पोस्ट मेडाइवल पीरियड में कुछ और बोलने लग गए, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोर्ट सिस्टम्स आने शुरू हुए। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब, अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब होता है थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस करके हम जब दो लोगों के डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करते हैं उसको कहा जाता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। नॉर्मली घरों में जैसे मेरी और मेरी बहन की लड़ाई हो गई तो हमारे पेरेंट्स हमारा झगड़ा सुलझा देते हैं, तो वो भी एक तरीके का मीडिएशन होता है। उसका मतलब एक थर्ड पार्टी ने आके हमें समझा दिया, बिचौलिया जैसे कहते हैं, कोई थर्ड पर्सन आके तुम्हारे बीच में पड़ जाता है। बट कोर्ट में क्या होता है कि आपके ऊपर डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, आपको मानने ही मानने पड़ते हैं। इसी तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भी कुछ चीजों को बाइंडिंग बनाया गया, कुछ चीजें नॉन बाइंडिंग है, और इन्हीं के बेसिस पे हम उनमें डिफरेंसेस करेंगे आज। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के यूं तो बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास अलग अलग तरीके के, बट इसमें जो सबसे फेमस है वो 4 मेथड है। नंबर 1 इज आर्बिट्रेशन, नंबर 2 इज कंसिलिएशन, नंबर 3 इज मीडिएशन एंड नंबर 4 इज लोक अदालत। 4 मेजर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मेडोला है, मिनी ट्रायल है, और आपका आईटी के थ्रू, ओडीआर जिसको हम कहते हैं, आईटी के थ्रू आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें और भी हैं जिनके ऊपर हमें शॉर्ट नोट देखने को मिल सकते हैं। बट मेजर जो है वो हमारे इस पूरे सिलेबस के अंदर 3 मेजर टॉपिक है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन प्लस लोक अदालत। तो इनको हम आज डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ कि हिस्ट्री ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें, जो बिफोर मुगल्स की पीरियड की बात थी, उस टाइम पे म्यूनिसिपल कोर्ट हुआ करती थी। म्यूनिसिपल कोर्ट्स में मीडिएशन हुआ करता था, या आर्बिट्रेशन आप कह सकते हो, होता था, जिसमें जिसका जो कहते हैं, जिसकी एक झलक हमें बंधानायक उपनिषद में देखने को मिलती है कि एडीआर के बारे में। एडीआर इज व्हाट? एडीआर इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर को जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ही दूसरा नाम है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में हमें बंधानायक उपनिषद में भी देखने को मिलता है। और हमारे उस टाइम पे आर्बिट्रल बॉडीज को पुगा या कुला कहा जाता था, PUGA, पुगा, एंड कुला, KULA, कुला। उसके बाद
पंचायत सिस्टम आ गई हमारे देश में। पंचायत जो प्रॉपर लीगलाइज सिस्टम था वो तो बाद में आया, मगर पहले एक पंचायत फॉर्म होती थी और उस टाइम पे कर्ता जो होता था वो भी हेड ऑफ फैमिली माना जाता था। कर्ता जो फैमिली का हेड होता है वो ही डिसीजन जो ले दे वो ले दे। अब तो बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से हम लोग बड़ों की इतनी बात मानते नहीं है, अदरवाइज पहले तो क्या होता था, जो चाचा ताऊ या दादाजी परदादाजी होते थे वही उन्होंने जो फैसला कर दिया वो फुल एंड फाइनल होता था, कोर्ट से भी बढ़ के फैसला होता था। तो उस टाइम पे इस तरीके से फैसले होते थे। उसके बाद मिडाइवल पीरियड में मुगल्स आए। मुगल्स के टाइम पे जो आर्बिट्रेटर्स होते थे उनका नाम हुआ करता था हिदाया, HEDAYA, हिदाया, या हकीम या हकाम भी कहते थे इनको, आर्बिट्रेटर्स को। तो ये मिडाइवल टाइम पीरियड के टाइम की बात थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। अब ब्रिटिशर्स जब ट्रेड करते थे तो ऑब्वियसली ट्रेड जहां होगा वहां डिस्प्यूट्स तो होंगे ही होंगे, तो प्रॉपर कमर्शियल डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए और इनकी वजह से कोर्ट्स जो इन्होंने क्रिएट की थी उस पर भी ओवरबर्डन होना शुरू हो गया और उसके लिए इन्होंने कोशिश की कि आर्बिट्रेशन मेथड को निकाला जाए। और उसके बाद हमारे यहाँ पर जो हुआ वो हुआ जिनेवा प्रोटोकॉल एंड न्यूयॉर्क प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक आर्बिट्रेशन का मेथड हमारे देश में फॉलो होने लगा। नाउ आर्बिट्रेशन है क्या? हम पहले आर्बिट्रेशन को समझते हैं कि आर्बिट्रेशन है क्या। आर्बिट्रेशन एक तरह का सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है जो कि डिसीजन लिया जाता है एक अलग से बाहर जाकर, आउट ऑफ कोर्ट। सो आर्बिट्रेशन इज अ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय द डिसीजन नॉट ऑफ ए रेगुलर और ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ बट ऑफ वन और मोर पर्सन कॉल्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। कोर्ट का डिसीजन नहीं होता, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का डिसीजन होता है और उसमें 1, 2, 3 जितने भी मेंबर्स होते हैं वही डिसीजन लेते हैं। ये बनाई क्यों गई? ये कंसिडर किया गया डिले को देखते हुए, कोर्ट्स के इनकन्वीनियंस को देखते हुए, एक्सपेंसेस को देखते हुए जो कि रेगुलर कोर्ट्स में होती थी। आर्बिट्रेशन एक इफेक्टिव, एफिशिएंट और इकोनॉमिकल सब्सटीट्यूट दिखा हमें लिटिगेशन का, इस वजह से हमने आर्बिट्रेशन को बढ़ावा दिया। आर्बिट्रेटर्स हमेशा बेनिफिशियल नहीं होते, मतलब हम ये कह नहीं सकते कि आर्बिट्रेशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर लीगल प्रिंसिपल्स। ये मतलब हमेशा लीगल प्रिंसिपल से बाउंडेड नहीं होते, क्योंकि ये किसी भी एविडेंस एक्ट को, किसी भी CPC कोड को नहीं फॉलो करते हैं। ये इनको ना ही कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर लीगल ट्रेनिंग होती है, ये एक तरह से बिचौलिए का काम करते हैं। इसीलिए कोर्ट में हैव टू इंटरवीन समटाइम्स, कभी कभी कोर्ट को इनके फैसले में इंटरवीन भी करना पड़ता है। अगर कभी उनको ऐसा देखने में लगता है कि कोई फैसला सही से नहीं हो पा रहा है, या उनको ऐसा लगता है कि इम्पार्शियल फैसला नहीं हुआ, या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो गया कोई फैसला, या पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है इनके फैसले से, तो ऐसे केसेस में आर्बिट्रेशन के बीच में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं और उनके जो आर्बिट्रल्स होते हैं, आर्बिट्रेटर्स, उनके किए हुए फैसले को अवॉर्ड कहा जाता है। कई बार ना ऐसा होता है, मैंने कई बार देखा है कि आफ्टर एग्जाम्स कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आपने ये चीज़ वीडियो में नहीं बताई थी, ये नहीं बताई थी। अगर आप मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको वो हर वर्ड मेरी वीडियो में सुनाई देगा जो कि पेपर में आता है। अब जैसे मैंने आपको अवार्ड बताया कि जो एक जज, आर्बिट्रेटर जो फैसला करता है उसको अवार्ड बोलते हैं, तो आपको इससे समझ आ जाना चाहिए कि अवार्ड का मतलब होता है जजमेंट, जो कि एक आर्बिट्रेटर देता है। तो आप इसको आराम से 4 नंबर के क्वेश्चन में बना के लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप उसको वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको सारा पेपर आता होगा। तो बेसिकली कोर्ट में हैव टू इंटरवीन टू रेगुलेट आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टू सेट असाइड द अवार्ड और टू गिव लीगल सैंक्शन टू द अवार्ड। यस, आर्बिट्रेटर्स जो अवार्ड देते हैं समटाइम्स दैट आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, तो उस टाइम पे जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो काम आती हैं और जजेस जो है उसका फैसला चेंज करते हैं और अपना लीगल सैंक्शन उसके ऊपर लगा देते हैं। तो दिस इज अबाउट आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन की अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्टिव है जो पेंडिंग केसेस है कोर्ट्स में जो चल रहे हैं उनको किसी तरीके से निपटाना, तो स्पीडी जस्टिस देना। नंबर 2, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, किस तरीके से? एमिकेबली होता है इंसानों की तरह मतलब प्रॉपर वे में, पीसफुल वे में रिजॉल्व करना है डिस्प्यूट्स को। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिकल बनाना लोगों को, क्योंकि कोर्ट के फैसलों में वकीलों को पैसे दे दे के इंसान की जेब खाली हो जाती है। तो आर्बिट्रेटर्स के केस में हमें बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है ये, एंड क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। फिर इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग से, धक्कों से बच जाते हो आप बहुत आराम से। लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, सबका जस्टिस होता है, सबको इसमें जस्टिस मिल जाता है। इसके अलावा
आपकी प्राइवेसी बनी रहती है इसके अंदर, क्योंकि आर्बिट्रेशन में ना बहुत ज़्यादा मतलब जैसे जजेस के सामने कोर्ट्स में तो पूरा सब कुछ खुल जाता है, सारा कुछ गलत भी सही भी सारी चीज़ें। आपने अगर कभी कोई केसेस अटेंड किए हो या टीवी में भी देखे हो, टीवी का तो खैर बहुत आर्टिफिशियल होता है, बट अगर रियल लाइफ में भी आप देखें तो जो कोर्ट रूम में जो बातें होती हैं या कोई जैसे रेप केसेस होते हैं या डिवोर्स केसेस होते हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत गंदगी होती है वहाँ पर, मतलब जो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए वो भी बोली जाती है। आर्बिट्रेटर्स के केस में थोड़ा सा फर्क होता है इस चीज़ में, तो पब्लिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होती, क्योंकि दो ही पार्टीज वही बैठी होती हैं खाली जो उधर होती हैं, अदरवाइज कोर्ट में तो बहुत लोग बैठे होते हैं। उसके अलावा सिंपल प्रोसीजर देना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अब अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में आप इसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे ये सिंपल प्रोसीजर होता है जो आर्बिट्रेशन का होता है, डिले और अनसर्टेनिटी से बच जाते हैं हम, एक्सपेंसेस हमारे बच जाते हैं इसके अंदर, टाइम सेविंग है काफ़ी ज़्यादा, और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन हैविंग एप्रोप्रिएट टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज आर्बिट्रेटर शुड बी द मैटर ऑफ ए टेक्निकल नेचर। अब जो आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट कर रहे हो उसका भी हम मेथड पढ़ेंगे आगे कि आर्बिट्रेटर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, तो एक पार्टीज की विल से होते हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन रहती है इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा। सोशली जो इनका अवार्ड होता है डिसीजन पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग यू तो होता है, बट फिर भी हमारे पास एक प्रोविजन होता है सेक्शन 32 में, शायद आई थिंक 32 है 34 है, आई विल कंफर्म इट। तो उसमें क्या होता है, आई थिंक 32 ही, तो 32 सेक्शन में सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड का प्रोविजन है कि आप उसको आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है उसको आप छोड़ भी सकते हैं या दोबारा से उसके ऊपर आप ऑब्लिगेशन लगा सकते हैं। उसके अलावा विन टू विन सिचुएशन है, यस वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय विन टू विन सिचुएशन? विन टू विन सिचुएशन का मतलब होता है जिसमें दोनों पार्टीज में से कोई भी एक नुकसान में ना रहे। विन टू विन मीन्स दोनों पार्टी की जीत हो रही है, दोनों को सेटल किया जाता है। नॉर्मल कोर्ट्स में तो क्या होता है, एक हारता है एक जीतता है, जो हारने वाला है उसका नुकसान ही नुकसान है, मगर इसमें विन टू विन सिचुएशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज को अच्छे से सेटल किया जाता है, दोनों को खुश रखा जाता है, दोनों को कॉम्पेंसेशन मतलब जो दे रहा है वो भी खुश है और जो ले रहा है वो भी खुश होता है। तो इस वजह से ये इसको कहते हैं विन टू विन सिचुएशन। और टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा कम है इसके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा उलझा हुआ प्रोसेस नहीं है, तो इसीलिए आर्बिट्रेशन काफी ज्यादा अच्छा समझा जाता है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के बजाय। अब अगर जहां एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे आर्बिट्रेशन के। तो इसका पहला डिसएडवांटेज है एनफोर्समेंट प्रॉब्लम। इसको एनफोर्स करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन को लोग इतना ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, तो इसीलिए इसको एनफोर्समेंट करनी इसकी बड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरा, नो अपील। इस पे अपील भी सिर्फ एक 32 के अंडर ही आप कर सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर बाइंडिंग होता है डिसीजन। फिर नॉट सुटेबल फॉर ऑल डिस्प्यूट, सारे डिस्प्यूट्स में सेटल नहीं कर पाता ये, क्योंकि आर्बिट्रेशन सिर्फ उन केसेस में हेल्पफुल है जहां पर या तो आपने अग्रीमेंट बना रखा है या पार्टीज चाहती हैं आर्बिट्रेशन हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, उसमें लिखवाया हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। जबकि कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं जहां पर आर्बिट्रेशन काम नहीं करता। फिर डज नॉट प्रोड्यूस लीगल प्रेसिडेंट्स, इसमें हर जगह जो है लीगैलिटी काम नहीं आती है, लीगल प्रेसिडेंट्स नहीं होते यहाँ पर, मतलब कोई पुरानी जजमेंट इसमें हेल्प नहीं करती है। जैसे हमने प्रेसिडेंट्स जो है वो पढ़ा है कि कोर्ट्स में बड़ी हेल्पफुल होती है पुराने लिटिगेशन की जो प्रेसिडेंट्स होती है, मगर आर्बिट्रेशन में पुरानी प्रेसिडेंट्स हमें नहीं मिलती। फिर लैक ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, और ऑब्वियसली प्राइवेसी नहीं रखनी पड़ती है, तो सारा डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता इसमें फैक्ट्स का, तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें सीक्रेट रखने के चक्कर में प्रॉपर जो इसमें सेटिस्फैक्शन है वो नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट आर्बिट्रेशन। अगर हम बेसिक्स की बात करें कि व्हाट इज आर्बिट्रेशन, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या थे, तो ये आर्बिट्रेशन के बारे में है। नेक्स्ट हम लोग इसके अगली वीडियो में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे।